मैं कोई किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाह रही, बट आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. जो है फैक्ट वो है, करंट गवर्नमेंट है, दे हैव दिस एबिलिटी टू कंट्रोल द स्टॉक एक्सचेंज एंड दिस इज हाउ दे शो प्रोग्रेस. इट इज ऑल फिक्टिशियस. आई हैव सीन दिस थिंग्स. क्या ये खोखला नारा नहीं है? क्योंकि जब इंटरनेट ही नहीं चल रहा तो हाउ कुड वी डू दैट? इंडिविजुअल लेवल पे VPN यूज करें. यूथ का क्या फ्यूचर देखती हैं? पाकिस्तान इज नॉट अ प्लान्ड कंट्री. गेट आउट ऑफ दिस. पाकिस्तान पे फोकस करोगे तो नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर. क्या हम आईटी इंडस्ट्री में आप कुछ सर्वाइव कर सकेंगे आने वाले टाइम में? आज के दौर में इंटरनेट भी मेरा राइट है, आप वो नहीं दे रहे लोगों को. तो इस सिचुएशन में आपको लगता है कि वो लोग रह जाएंगे जो कंट्रीब्यूट कर सकते कि हैं? अगर लोग बाहर जाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं तो फ्रस्ट्रेटेड है, आप उसको नहीं रोक सकते. मैंने पहले कभी इतनी ज़्यादा डीमोटिवेशन नहीं देखी थी लोगों में. मेरे घर पे अभी थोड़े दिन पहले डकैती हो गई. यू आर नॉट सिक्योर. आपको गवर्नमेंट क्या दे रही है? आप पाकिस्तान में तो कोई पूछेगा नहीं आपको. वैसे ही आप बताएं क्या करी गवर्नमेंट. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील शेख एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नेशकास्ट। आज के एपिसोड में हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा करने तक नहीं रुकी रहीं, बल्कि अपनी मेहनत से दूसरों के लिए भी रोशन रस्ते बनाए। हमारी मेहमान हैं सना कादरी, जो एडवॉच की फाउंडर और CEO हैं। सना ने एजुकेशन के मैदान में एक ऐसी मिसाल कायम की है जो सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक मिशन है। एक मिशन जो हायर एजुकेशन के मुश्किल सफ़र को आसान बनाने की कोशिश है। हमने आज सना के साथ बात की कि पाकिस्तान के हायर एजुकेशन के उन चैलेंजेस पर जो हमारी समाजी सोच, सरकारी स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से बने रहते हैं। इमेजिन कीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली जो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम का ख्वाब देखती है, लेकिन इन ख्वाबों को ताबीर देना इतना मुश्किल है कि कई दफ़ा उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और ज़्यादातर ये कॉम्प्रोमाइज़ बेटियों की तालीम पर ही होता है। क्या ये सिस्टम बदला जा सकता है? आज हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे कंजर्वेटिव नॉर्म्स और अनएजुकेटेड मदर्स का साइकिल हमारे सिस्टम को पीछे ले जाता है। एक और पॉइंट जो सना ने हाईलाइट किया वो ये था कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स के बाहर के मुल्कों में तेज़ी से जाना, जिसको ब्रेन ड्रेन भी कहा जाता है, सिर्फ हमारे मुल्क की इकनॉमी को नहीं बल्कि हमारे मुल्क के फ्यूचर को भी कमज़ोर कर रहा है। लेकिन इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? यह एपिसोड इन्हीं सॉल्यूशंस को ढूंढने, समझने और समझाने की कोशिश है। तो अगर आप भी तालीम, एंटरप्रेन्योरशिप और एक बेहतरीन पाकिस्तान के ख्वाब में इंटरेस्टेड हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सना कादरी के जज्बात और उनकी सोच से आप ज़रूर मोटिवेट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स के लिए हायर एजुकेशन के जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तान में वैसे भी एजुकेशन के बहुत चैलेंजेस हैं, और बिकॉज़ हमारा क्या कहना चाहिए, इकॉनमी इस तरह की है, हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का है सोसाइटी का, कि हमारे यहाँ बेसिक एजुकेशन इज़ नॉट फ्री. ठीक है, जैसे आप जनरली डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स, इवन अपने पड़ोस में ही आप देख लेना, नेबरिंग कंट्रीज़ में, वहाँ पे जो बेसिक एजुकेशन होती है, मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट, वो फ्री होती है, या एटलीस्ट आप गवर्नमेंट स्कूल से कर सकते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली वो चीज़ अवेलेबल नहीं है. यहाँ पे आपको एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स उस लेवल के नहीं है कि एक जो मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती है, और वही सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोपोर्शन है हमारी पॉपुलेशन का. तो वो बेसिकली वैसे ही आपको शुरू से ही स्टार्ट से अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना होता है, जहाँ इतनी एक्सपेंसिव पढ़ाई होती चली जा रही है. तो जहाँ मीन्स कम हो और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हों, तो वहाँ पे फिर यू हैव टू चूज़. फिर ऐसी हमारी सोसाइटी है कि जहाँ पे मेन आर द ब्रेड विनर्स, तो वहाँ पे फिर कंसिडर किया जाता है कि जी लड़कों को पढ़ा लो और फिर अच्छा पढ़ा लो. एक ये भी है, और एक है भी थोड़ा सा हमारे यहाँ मुआशरे में कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं. मैं तो जनरली कराची से रही हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा लगता है क्योंकि कराची में हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर लाहौर में, तो वहाँ पे ज़्यादातर ये मसले हैं. फिर आपके रूरल एरियाज़ में अलग मसले हैं. वहाँ पे फिर ये वाला भी मीन्स का भी प्रॉब्लम आ जाता है. फिर दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कंजर्वेटिव सोसाइटी है, लड़की को बाहर नहीं निकलने देना, तो बेसिक एजुकेशन तो बात दूर की बात है. सो ये प्रॉब्लम्स वही माइंडसेट के प्रॉब्लम्स हैं. अनलेस के कहते हैं ना कि एक एजुकेटेड मदर
लेके चलती है एक जनरेशन को। तो जहाँ हमारी मदर्स ही एजुकेटेड नहीं है तो वो आगे से ना वो खुद प्रोड्यूस कर रही है एजुकेटेड जनरेशन को, ना वो इस चीज़ के लिए कोई स्टेप ले रही है। सो ये बेसिक हमारा एक प्रॉब्लम है। और फाइनेंशियल मतलब जनरली हमारी अगर कहें ना तो हमारी एक गवर्नमेंट लेवल पे और फिर हमारे लेवल पे भी, हम गवर्नमेंट को हर चीज़ का कहते रहते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ नॉट अ प्लान्ड कंट्री, आप जिस एरिया में भी देख लें। सो एजुकेशन लेवल पे भी कोई प्लान नहीं है। आपको पता है बहुत अरसे से बचपन से हम ये देखते आ रहे हैं कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है और ये कि एजुकेशन भी वही दकियानूसी है, हम एक सोच से आगे नहीं बढ़ रहे। तो हम गवर्नमेंट को तो ज़रूर ब्लेम करते हैं लेकिन हम खुद से कोई स्टेप नहीं लेते। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कैपेसिटी में, हम जो प्रिविलेज्ड इंडिविजुअल्स हैं जो कि मिडिल क्लास से आके कहीं ना कहीं पहुँचे हुए हैं, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वी स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव्स, उन लोगों के माइंडसेट चेंज करना शुरू करें। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने हाईलाइट करी वो है आपका स्कूल स्ट्रक्चर, आपकी एजुकेशन स्ट्रक्चर है कंट्री में अवेलेबल है, ठीक है। बट जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, जैसे कि एजुकेशन एक बेसिक राइट है हर इंडिविजुअल का, और इस राइट को इंश्योर करना गवर्नमेंट की आई गेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजुकेशन सब तक पहुँचाए। बट जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि मिडिल क्लास बड़ा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, उन्हें प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। तो आपको ये लगता है गवर्नमेंट इन जनरल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो है कि वो लोगों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करे जो वो नहीं कर पा रही? नहीं, ऑब्वियसली ये है ही बेसिक गवर्नमेंट का। देखिए दुनिया भर में अगर आप अभी अमेरिकन पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हो, जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे बेसिक सवाल क्या था, वहाँ पे लोग एजुकेटेड है या एजुकेटेड नहीं है, एटलीस्ट दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। सो दे वर सेइंग कि हम टैक्स दे रहे हैं, हम उसके बदले में क्या टैक्स से क्या हम वॉर फंड करें, कि हमें क्या मिल रहा है। तो दिस वाज द क्वेश्चन। हमारे यहाँ अगर आप देखा जाए तो टैक्सेस इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा पे कर रहा है, एज अ सैलरीड इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा दे रहा है ना, उसको कटा के टैक्स मिलता है सैलरी। अब तो 35% तक चली गई है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही होगी क्योंकि वो एक मिनिमम टैक्स लगता है एंड देन यू पे ओवर एंड अबव दैट अमाउंट। उसके बाद फिर आप एक तरफ इनकम टैक्स दे रहे हैं, फिर आप एक तरफ सेल्स टैक्स दे रहे हैं। अब सेल्स टैक्स भी आपको पता है कि 15% तो है आपका ऑन एन एवरेज। सो आप हर तरह से टैक्सेस दे रहे हैं, बट एज एन इंडिविजुअल इफ़ आई सी एज अ, अगर मैं कहूँ कि मैं अपना देखूँ कि मैं इतना टैक्स दे रही हूँ, मुझे क्या मिल रहा है टैक्स देने से? अगर कंपनीज़ दे रही हैं, चलो कंपनीज़ की एक बात अलग आ जाती है, लेकिन मैं अभी इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या सड़क मिल रही है? कराची की बात करें ना, आप कराची में कितनी गंदगी है। आप किसी भी रोड पे चले जाएं, आपको नहीं पता कि आपके पास कब लोग आएँ और आपका मोबाइल स्नैच कर लें। मेरे घर पे अभी थोड़े दिन पहले जो है एक इंसिडेंट हो गया, डकैती हो गई। यू आर नॉट सिक्योर। आपको गवर्नमेंट क्या दे रही है? आपको बेसिक राइट्स, एजुकेशन इज़ योर बेसिक राइट। आपके जो है एजुकेशन के अलावा आपकी सर्टन कंट्रीज़ में जो डेवलप्ड है वहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। एज इन जब बच्चा होता है छोटा तो उसको 18 साल तक हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। दे कैन गो, देयर पेरेंट्स माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड द मेडिकल, लेकिन क्योंकि उनका गवर्नमेंट ख़र्चा उठा रही है उनके टैक्सेस से, वो टैक्सेस से गवर्नमेंट ख़र्चा उठा रही है, तो वो ही कैन गो टू एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड गेट ट्रीटमेंट। इसी तरीके से सिक्योरिटी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी मेरा राइट है। मैं टैक्स दे रही हूँ, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है। जो भी मैंने एग्जांपल आपको दी कि आपका कहीं से भी यू आर नॉट सेफ एनीवेयर, ठीक है। तो आपकी सिक्योरिटी नहीं है, आप रोड पे जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल्स आपके एलीट क्लास जो कि आपके, मेरे तो मोहल्ले में एक जज रहते हैं, मतलब करीबी एक जज रहते हैं, तो सुबह मैं निकलती हूँ तो उनकी साथ गाड़ियाँ जा रही होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमें अपने बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे एंड पीपल हु आर नॉट एक्चुअली पेइंग टैक्सेस। अब मैं ये जज की बात कर लूँ ना, जजेस कितना टैक्स देते हैं आपको पता है। इसी तरीके से और अगर आप पॉलिटिशियंस पे चले जाएं, सबको टैक्स फ्री है एंड दे आर गिवन ओवर एंड अबव देयर राइट्स। सिक्योरिटी उनका भी राइट है, सिक्योरिटी मेरा भी राइट है, बट मेरी
सिक्योरिटी पे नाफिस आप पुलिस वैन को उठा के एक जज के बच्चे के साथ भेज रहे हैं, ये मेरे साथ ज़्यादती है। सो हमारे यहाँ तो हर लेवल पे ज़्यादती हो रही है ना। एजुकेशन तो एक इज़ वन ऑफ सच थिंग्स, राइट। सो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बिल्कुल है, बट देखिए कौमें वो आगे बढ़ती हैं जो ब्लेम गेम के से आगे बढ़ जाती हैं। मैंने आई वर्कड विद सर्टन इंस्टीट्यूशंस छोटी कैपेसिटी में, मतलब जब मैं शुरू में फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ माय करियर आफ्टर माय सीए क्वालिफिकेशन, मैंने एक फ्रेंड्स के साथ मिलके एक सॉर्ट ऑफ एन एनजीओ बनाई थी। इट वाज नॉट रजिस्टर्ड बट वी वर वर्किंग विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो कहीं ना कहीं से फंड करना, बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स तो वो पढ़ाई नहीं देंगे, बट मैं अगर एक अपार्टमेंट में, ऐसे लोग हैं एग्जांपल मैं दे रही हूँ जिनकी कि अपार्टमेंट में एक छोटा सा स्कूल खोल लिया सुबह, वो बेसिक उनको एजुकेशन दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या एट अ मिनिमम कॉस्ट, कुछ चार्ज भी करते हैं, एंड देन शाम में वो स्किल्स सिखा दें ख़वातीन को, मर्द हजरात को, पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, या तो वो अनएम्प्लॉयड थे या बिकॉज वो जो स्किल था उनके पास अब उसकी नीड नहीं है। तो मेरे ख़्याल में हर लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हमारी आपकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से। अगर मैं और आप आज प्रिविलेज्ड हैं, हम ट्रैवल कर सकते हैं, हम वेकेशंस बाहर मना सकते हैं, या हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सो हमारा भी उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज दिस सोसाइटी बिलोंग्स टू अस। और जो हम ESG और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं वो यहीं से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप। व्हाट कैन यू डू, आर यू डूइंग दैट। ठीक। अच्छा, करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस के अंदर, हाँ। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग जिनके स्किल्स अब रिक्वायर्ड नहीं हैं, ठीक है, इट मे बी कि उनके जो स्किल्स हैं वो ऑब्सलीट हो गए हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि लेबर क्लास के थे बट क्योंकि बिजनेस तेज़ी से बंद हुए हैं पाकिस्तान में कुछ रिसेंट ईयर के अंदर, और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी वर्स्ट हो गई हैं, ठीक है, हो सकता है कि हमारी जो KAC इंडेक्स है वो बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रहा हो, बट ऑन ग्राउंड जो इंडस्ट्री थी आपकी, जो मैसिव इंडस्ट्री थी, जो कि कॉटन इंडस्ट्री थी, जो क्लोथिंग इंडस्ट्री थी, उसने बहुत बहुत बुरे दिन देखे हैं रिसेंट टाइम के अंदर, और लेबर बड़ी अफेक्ट हुई है उससे। तो पाकिस्तान के रीसेंट कंडीशंस के अंदर, रीसेंट इकोनॉमिक कंडीशन में, जब मुल्क में ब्रेन ड्रेन चल रहा है, ठीक है, जैसे आपने बोला टैक्सेस इतने हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे मिल क्या रहा है, और फिर ब्रेन ड्रेन उसी की वजह से मोस्टली हो रहा है कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको लगता है कि वो लोग रह जाएंगे जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, जो जिनका इतना एरिया है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें इकनॉमी में, सोसाइटी के अंदर? देखिए इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो आपने पहले, मैं उस चीज़ के ऊपर कहूँगी, आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, तो मैंने आई हैव वर्कड फॉर्चुनेटली आई हैव वर्कड इन फाइनेंशियल सर्विसेज, हर एरिया में मैंने काम किया, तो मैंने ब्रोकरेज हाउसेस भी देखे मैं बहुत क्लोजली, एंड आई बिलीव कि स्पेशली जो अभी है, हो सकता है बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करें, इट इज़ ऑल फिक्टिशियस, आई हैव सीन दिस थिंग्स। स्पेशली जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, right, they have this ability to control the stock exchange, and this is how they show progress. I would not go into detail, but this is my understanding. और अगर आप इसको सिर्फ इस तरीके से देखना चाहें ना, कि कंपेयर करें कि आपकी आज कितनी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, कितनी इंडस्ट्रीज़ पिछले 1 साल में बंद हुई हैं। आई वाज जस्ट स्पीकिंग टू अ फ्रेंड जो कि एक फ़र्म चलाती है, ऑडिट फर्म, एंड उनके पास ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो वो मुझे बताए थे, इवन आपकी मैं नाम नहीं लूँगी, सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल है, सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है जो कि पाकिस्तान और US के क्या कहना चाहिए कोलैबोरेशन से बनी हुई है। दे हैव मेड record lowest profit of in the past decade, I guess. तो पिछले 10 साल में उनका जो लोएस्ट प्रॉफिट है वो इस दफ़ा रिपोर्ट हुआ है। सो आप ये चीज़ देखें और फिर आप अपने स्टॉक एक्सचेंज को देखें, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वे वी आर राइट नाउ। सेकेंडली जो आपका सवाल था, सॉरी मैं आपका सवाल भूल गई। मैं कह रहा था ब्रेन ड्रेन जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ड्यू टू दिस कंडीशंस। ब्रेन ड्रेन पहले ये होता था कि
जैसे मैं सीए करके निकली थी, तो बहुत सारे लोग थे जो चले जाते थे। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बहुत काफ़ी लोग जाते हैं। हम में से कुछ लोग थे जो हम कहते थे नहीं यार, हमें क्या ज़रूरत है जाने की, सही है। आई रिमेंबर मुझे जब मैंने सीए फर्म में ही थी, तब मुझे ईवाई यूके से ऑफ़र आई थी, और उस वक्त मैंने, बिकॉज मेरी फैमिली में ये था कि वी डोंट हैव एनी रिलेटिव इन यूके, सो आई विल नॉट गो। सो उस वक्त ये चीज़ थी कि वी हैड द ऑप्शन कि भाई मे बी वी वांट टू गो, मे बी वी डोंट वांट टू गो। आज की डेट में जैसे मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, 13.5 मिलियन पीपल लेफ्ट टिल अप्रैल 2024। आप पिछले साल के रिकॉर्ड देख लें, रैकेट ब्रेन ड्रेन हो रही है। लोग, आप चले एक हाईली क्वालिफाइड क्लास को तो आप साइड पर रख लें, एजुकेशन, ये डॉक्टर्स एंड सीए को। मैंने अपनी टीम में लड़कों को देखा है, हार्डली ग्रेजुएट्स, उनको सिर्फ एक चीज़ समझ आती है कि यहाँ से निकलना है। पीपल हैव टेकन जॉब्स दैट वर नॉट पेइंग इनफ, जहाँ वो जाके 8-10 लोगों के रूम में स्टे कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट लीविंग बिकॉज वो वहाँ से किसी और जगह चले जाएंगे और फिर जाके फंस जाते हैं। फाइनली दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू कम बैक। तो लोग इस तरह के रिस्क ले रहे हैं। बात सारी ये है कि ये गवर्नमेंट के सोचने की बात है कि अगर हम ये चीज़ नहीं दे रहे, हम फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, लोगों को उनके राइट्स नहीं दे रहे, तो फिर हाउ डू वी प्लान टू ग्रो। फिर आपकी कंपनीज़ में कौन काम करेगा? अगर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभी चले जाए पाकिस्तान से बाहर, तो कौन होंगे जो आप CFOs बनाएंगे, और फिर वो किस तरीके के लेवल के आपके काम करेंगे? सो इट्स अ फैक्ट एंड somebody has to do something about it, and obviously आप किसी को रोक नहीं सकते अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश करने से। किसी को जाना है, किसी को उधर वहाँ पे नज़र आता है, उसको अच्छा रिस्क मिलता है तो वो जाएगा। बहुत से वहाँ से वापस भी फेल होके भी आएंगे, बट ज़्यादातर वहाँ पे जाके रहेंगे, एंड इट्स देयर राइट अगेन। अच्छा, जो अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स हुई हैं, क्या उसने इसमें कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया ब्रेन ड्रेन को ट्रिगर करने में? देखिए, टैक्स रिफॉर्म्स कुड बी, कहते हैं ना कि एक फर्दर उन्होंने मौका दिया उनको जाने का, बट द थिंग इज़ के पास्ट फ्यू ईयर्स, especially past couple of years, have been, I have seen people getting discouraged, जो मैंने पहले कभी इतनी ज़्यादा डीमोटिवेशन नहीं देखी थी लोगों में। आपको पता है आपके मुल्क के हालात, इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक सिचुएशन, इट्स ऑल्सो सिक्योरिटी रीजंस। पीपल डोंट वांट टू बी इन अ प्लेस जहाँ वो उनको लगता हो कि उनके ऊपर सर्वेलेंस की जा रही है। उनको लगता हो कि, अब आप एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी ना, आप इंटरनेट के मसले देख लें ना, आप भी इंटरनेट के ऑनलाइन काम करते हैं। हमारा व्हाट्सएप काम नहीं करने लगा। आई नो पीपल, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी, हम एग्रीकल्चर अपनी इंडस्ट्री कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी सर्विस इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ पंजाब साइड पे बहुत सारे लड़के हैं जो ऑनलाइन काम करें, दे हैव सफ़र्ड अ लॉट। अब वो फ्रीलांसर्स जो पैसे आपके पाकिस्तान में लेके आ रहे थे, पहले तो एक तो पैसे लाना यहाँ पे एक बड़ा मसला था, लेकिन चले वो किसी तरीके से आपके पास फॉरेन रेमिटेंस लेके आ रहे थे, वो दे आर नॉट एबल टू डू देयर जॉब्स, नाउ दे वुड वांट टू गो। एंड आई हैव सीन, आई नो अ वेरी गुड पर्सन हु वाज वर्किंग हियर, वो से पाकिस्तान से बाहर मिडल ईस्ट चला गया। कह रहे यार यहाँ पे तो इंटरनेट कनेक्शंस के मसले होते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को जो हमारे बाहर उनको सर्विसेज नहीं दे सकते, सो हम सफ़र करते हैं। सो दैट्स एन इशू। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट टेक्निकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन कराने लगा रही है, ठीक है, कि हम तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स लाएंगे और हम मुस्तकबिल के अंदर कदम रखेंगे, तो जैसे कि आपने भी हाईलाइट किया इंटरनेट का मसला, तो क्या ये खोखला नारा नहीं है? क्योंकि जब इंटरनेट ही नहीं चल रहा तो हाउ कुड वी डू दैट, जब बेसिक नेसेसिटी नहीं चल रही। ये हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कितने सालों से हो रहा है। हम सुन रहे हैं कि जी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, अब सस्टेनेबिलिटी पे भी, आई एम सॉरी टू से, बिकॉज आई हैव मेट विद पीपल आउटसाइड पाकिस्तान जो कि इस पे बहुत काम कर रहे हैं, और फिर मैं कंपेयर करती हूँ पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आपको फैब्रिकेटेड चीज़ें नज़र आती हैं, चीज़ें जो होती है सामने
और वो एक्चुअल में नहीं होती। सो जो एक बात उन्होंने की टेक्नोलॉजी पे काम करें, आप लोगों को बेसिक फैसिलिटी राइट्स की बात आ गई। आज के दौर में इंटरनेट भी मेरा राइट है, आप वो नहीं दे रहे लोगों को, ठीक है। आप किस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टेक्नोलॉजी में प्रॉस्पर करेंगे? तो ये सारा मसला यही आ जाता है। बात वो ठीक है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सी चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो वही वाली बात आ गई कि अगर लोग बाहर जाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं तो फ्रस्ट्रेटेड है, आप उसको नहीं रोक सकते। अच्छा, पाकिस्तान के इकनॉमीज़, जो पाकिस्तान के इन जनरल इकनॉमिकल चैलेंजेस हैं, ठीक है, जिसमें एक ही हमें उम्मीद दिखती थी कि भाई हम फ्रीलांसिंग के थ्रू, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के थ्रू कोई बेहतरी लाएंगे, बट उसके ताबूत में आखिरी कील साबित हुई इंटरनेट की मसाइल, जो फाइबर वॉल जो भी इंस्टॉल करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। आप उसको कैसे देखती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्निकल, इन जनरल ये कहेंगे गवर्नमेंट का तो उसमें शायद कोई रोल नहीं था, लोगों ने खुद ही किया था, ठीक है। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही थी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की आपकी आईटी इंडस्ट्री ग्रो करी थी रिसेंट टाइम में, जो आईटी इंडस्ट्री ने आपकी ग्रो किया, वो लोगों का खुद इनिशिएटिव था और उन्होंने खुद ही उसको अचीव किया था। बट जब इंटरनेट जैसी फैसिलिटी, जो कि उसका बेसिक ईड है, फर्स्ट ईड है कि भाई इंटरनेट होगा तो ही आप कुछ कर सकते हैं, इंटरनेट ही नहीं होगा तो आप क्या ही कर लेंगे, सही है। तो अगर इंटरनेट की गैर मौजूदगी, आप उसका फ्यूचर क्या देखती हैं? क्या हम आईटी इंडस्ट्री में आप कुछ सर्वाइव कर सकेंगे आने वाले टाइम में? मुझे नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट। और मैं पिछले कुछ दिनों से, अगर आपने नोटिस किया हो, तो आपका व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है, पिक्चर्स वगैरह नहीं चल रही हैं इसमें, व्हाट्सएप नहीं चलता है। हर थोड़े दिन बाद मैं अभी जा रही थी, मैं ट्रैवल कर रही थी, तो आई वाज ट्रैवलिंग टू अनदर कंट्री, तो मैंने मैसेजेस किए, मेरे मैसेजेस नहीं आ रहे थे और डाउनलोड नहीं होते एयरपोर्ट पे। और फिर मैंने कहा पता नहीं शायद यहाँ पे एयरपोर्ट पे सिग्नल्स का मसला है, क्या है। मैं वापस वहाँ गई हूँ तो सब कुछ डाउनलोड, पे मैंने कॉल की, मैंने कहा क्या सीन है, तो पता चला कि जी इंटरनेट डाउन हुआ है। तो मैं कोई किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाह रही, बट आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। जो है फैक्ट वो है। आपने बात बिल्कुल सही की कि लोगों ने अपने ओन पे ये काम शुरू किया था, फ्रीलांसिंग का। ओन पे क्या, देखे आपको अपॉर्चुनिटी, आप लोगों का जब रास्ता रोकते हैं ना, जैसे पानी को देखा है आपने, पानी का रास्ता रोकेंगे ना, वो कहीं ना कहीं से निकाल लेगा अपना रास्ता। इसी तरीके से जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, जिनमें कोई जस्तजू होती है, वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी लॉट हमारी यूथ की, अब बुरा भला भी कहेंगे उनको, लेकिन मैंने इन लोगों के साथ काम किया है। आई नो दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। इनको अंग्रेज़ी भी नहीं आती और ये बाहर गोरों के काम कर रहे होते। सो दे हैव एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द इकॉनमी। हम बड़ा खुश कहते थे कि जी फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, हम इतनी बड़ी इकॉनमी बन रही है, ये कर रहे हैं। हमने कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी हैं लोगों को। हम सिर्फ हवा में बातें करते हैं और हमसे बातें करवा लो। एंड द फैक्ट इज़ नाउ जो अब सिचुएशन है, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो मैं बात करती हूँ ना कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ प्लान्ड कंट्री, वी डोंट प्लान एनीथिंग, वी जस्ट वांट टू टेक द benefit out of a situation, or we want to create a situation that's beneficial for us or that serves our purpose. तो ये basically हमारा मसला है, and that's an issue that has to be resolved. Unless it is resolved, we'll be nowhere. Okay. अच्छा, आपने एक चीज़ मेंशन करी यूथ की, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर यूथ की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है, ठीक है, और अभी भी मेजॉरिटी यूथ ही है, सही है। और जैसे कि आपने कहा कि लोगों को अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती, बट वो गोरों को सर्व कर रहे हैं। इट मीन्स कि उन्होंने थ्रू इंटरनेट, थ्रू ऑनलाइन अपने स्किल्स को अपग्रेड किया या स्किल्स को एक्वायर किया, जिससे वो गोरों को या बाहर मुल्क के लोगों को सर्व कर सकें। अब इंटरनेट की बंदिश हो रही है, जैसा कह रही हैं व्हाट्सएप, बेसिक कम्युनिकेशन ऐप, उसको लोग यूज़ नहीं कर पा रहे। तो इस यूथ का क्या फ्यूचर देखती हैं अब? तो क्योंकि एक ही उम्मीद की किरण थी इंटरनेट, वो भी उनसे ले ली गई है। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मेरा टू बी ऑनेस्ट, अब ज़्यादातर जो मुझे लोग मिलते हैं और मुझसे मशवरा लेते हैं ना, मैं उन्हें कहती हूँ कि यार इफ़ यू कैन, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मैंने तो अच्छा टाइम देख लिया ना यहाँ पे, और
अच्छा टाइम तो खैर नहीं था, लेकिन बेहतर था एटलीस्ट. बट इफ़ एनीबडी कम्स टू मी एंड आस्क्स, मैं उन्हें कहती हूँ यार बाहर अपना थोड़ा सर्च करो, कोई एजुकेशन हो, कोई स्किल सीख लो ऐसा जो कि आपको बाहर सर्व करे. बिकॉज वही वाली बात हो गई कि आप यहाँ पे कंपनीज़ में जॉब करते हैं, आपको पता है बेसिक मिनिमम सैलरी कितनी 35,000 है, क्या होता है इसमें. और दूसरा ये होता है कि आपकी जो सैलरी आती है उसमें, और आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है. आप ये कहें कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है. पिछले कुछ अरसे में आपकी 30-35%, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपकी 40% तक रह चुकी है इन्फ्लेशन. एग्जैक्ट फिगर्स मुझे भी याद नहीं है, बट अब अगर वो इन्फ्लेशन हो चुकी है, वो प्राइजेस कम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ तो चुके हैं ना. आपकी सैलरी उतनी नहीं बढ़ी है और आपके टैक्सेस भी बढ़ गए. सो द पॉइंट इज़ कि वेयर टू गो. तो आपने अपनी, जो लोग आजकल इतना एहतजाज भी करके आते हैं ना, प्रोटेस्ट करते हैं, रोडों पे आ जाते हैं, जस्ट थिंक अबाउट दैट. पाकिस्तानी अवाम जो है ना, हम उस तरह के नहीं हैं कि हम रोडों पे आएँ, या हम बहुत ज़्यादा ना वो लेड बैक टाइप के लोग हैं कि अपनी लाइफ में खुश हैं. लेकिन अगर वो लोग आ रहे हैं तो देयर इज़ अ रीज़न, दे हैव नो वेयर टू गो, दे डोंट सी होप. तो यही है कि आप मेरा जो प्रोफेशनल्स अपनी जॉब्स पे हैं उनके लिए मशवरा ये है, जो मैं हमेशा देती हूँ एज इन एडवॉच के प्लेटफॉर्म से जो मैं बात करती हूँ. सो always try to learn something new in your job. Don't just stick to where you are right now. और स्किल्स आप दुनिया से अपने आप को अलाइन करें. वो कहते हैं ना कि कुएं के मेंढक नीले बन के बैठे, जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए, बस वहाँ से आगे नहीं जाना. एक तो स्किल्स प्रोफेशनल्स को भी लर्न करने चाहिए. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन को उतनी अहमियत नहीं दी जाती. वो डिग्री के लिए, बस डिग्री मिल जाए फिर एक जॉब मिल जाए, तो उससे बाहर निकले. दूसरे स्किल सीखें, स्पेशली टेक्नोलॉजी में आपसे रेलेवेंट क्या है, आपके प्रोफेशन से रेलेवेंट क्या है, वो चीज़ें सीखें. और जो आप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कि आप मेरा तो मशवरा ये है कि आप इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में बहुत महंगी महंगी डिग्रीज़ मिल रही हैं. आपको पता है कि जो एवरेज या बिलो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ की भी इस वक्त क्या प्राइसेस है. तो आप वो साइड पे करते रहें, लेकिन उससे पहले आप स्किल सीख लें और जॉब स्टार्ट कर दें. दिस विल गिव यू एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़. डिग्री आ जाएगी बाद में. और टू बी ऑनेस्ट, जो काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, या जो बाहर काम करती पाकिस्तान में भी जो बैठी हुई हैं, दे लुक फॉर स्किल्स. इवन आई एम, ठीक है, मुझे एक सर्टेन लेवल तक एजुकेशन भी देखनी पड़ती है कभी कभी, लेकिन आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर द स्किल्स. उस बंदे को आता क्या है, उसने किया क्या है. और ये सोचना कि भाई मैं एक डिग्री, पहले जैसे हमारे टाइम पे होता था ना कि मैं डिग्री ख़त्म करूँगा फिर मैं जॉब स्टार्ट करूँगा. गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट. आप आज जैसे बाहर है ना, बाहर तो खैर वो आप टीनेज में यू हैव टू अर्न योर सेल्फ, ये यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आना तो चाहिए. लेकिन आप ख़ुद से फ्रॉम अ यंग स्टेज स्टार्ट डूइंग स्मॉल स्टफ़. जॉब्स करें, ऑनलाइन करें, सर्च करें. आज से आप करेंगे ना, आपको आगे जाके हेल्प मिलेगी. एंड मैनी किड्स, आई एम रियली हैप्पी टू सी, जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं वो जॉब्स ढूंढते हैं और वो करते हैं, नॉट फुल टाइम लेकिन पार्ट टाइम. उससे क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस भी आ गया आपके पास. इंटर्नशिप पे तो आप कुछ नहीं कर रहे होते, तो इंटर्नशिप पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता. आप जॉब कर रहे हो, अगर फुल टाइम या क्या कहना चाहिए उसको, पार्ट टाइम जॉब भी आप कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ, क्योंकि कंपनी अगर आपको पे कर रही है तो आपसे काम भी निकलवाएगी. और वहाँ पे आप सीखते हैं, और फिर आप के पास जब स्किल होता है, आपको वो स्किल आता है, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आप यू कैन मूव ईजीली विद इन द इंडस्ट्री. जहाँ आपको जाना है बाहर आराम से जा सकते हैं आप, क्योंकि आपका एक प्रोफाइल बिल्ट हो गया होता है. अच्छा, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो भी हालात हैं उसके बारे में क्या रहा है. जैसे कि आपने भी तस्करा किया कि सीए चार्टर अकाउंट्स पहले भी जाते थे, बट अब बहुत तेज़ी से जा रहे हैं. तो जो ब्रेन ड्रेन है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो हो रहा है, क्या है आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं कि फाइनेंस सेक्टर में हमारे पास वो दिमाग ही नहीं रहेंगे जो इस मुल्क को फाइनेंशियली डायरेक्शन दे सके? पता नहीं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा मेरा बोलना,
लेकिन जनरली अगर आप देखें आज से 10 साल में नहीं तो शायद 20 साल में, क्योंकि अभी तो देखिए जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं जो बड़े और वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें तो लोग हैं और यहाँ से लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मतलब बाहर से लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको। सो उनको कोई अभी मसला नहीं है, उनके जो अभी सीनियर पोजीशंस पे लोग बैठे हुए वो अगले 10 साल तक गुजार लेंगे, 10 से 20 साल, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैंने देखी है, जैसे मैं ह्यूगो बैंक के साथ काम कर रही हूँ, ह्यूगो बैंक में काम कर रही हूँ, सो वहाँ मैंने देखा है कि लोग हायर करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो स्पेशली जो न्यू जनरेशन है ना, उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत हैं, उसको लाइफ भी ऐसी चाहिए कि ईजी गोइंग हो, काम भी कम करना है, और दूसरा ये है कि वही वाली चीज़ है कि बाहर दिमाग में ये है कि बाहर जाना है। अच्छा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया फाइनेंशियल सेक्टर के जो हालात अभी चल रहे हैं, ठीक है, अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के रेगुलेटर्स की तरफ आते हैं, सही है। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छा करने में या बुरा करने में कुछ लास्ट सालों के अंदर रेगुलेटर्स का आपकी नज़र में क्या किरदार रहा है, इंक्लूडिंग SECP, FBR? देखो, हमारे पास बहुत ब्रॉडली स्पीकिंग ना 3 रेगुलेटर्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल बैंक्स वगैरह बेसिकली covered through SBP, फिर corporate governed by SECP, and then we have FBR, taxation body. मैं किसी को स्पेसिफिकली क्या कहना चाहिए, इस तरीके से टारगेट नहीं करूँगी कि भाई ये कर सकते थे, ये कर सकते थे। अगर आप जनरली देखें ना, 2 बहुत बड़े फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो ये है कि हमारे ऊपर ना बहुत सारे अलग दबाव होते हैं हमारे रेगुलेटर पे। जैसे FBR है, FBR को के ऊपर प्रेशर होता है टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है। इसी तरीके से आपका बनती पॉलिसी का है, फिस्कल बजट आपका कौन बनाता है? आपकी गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो FBR बेसिकली इज़ अ कलेक्शन बॉडी, इम्प्लीमेंटेशन एंड कलेक्शन बॉडी, जो आपका बजट बन गया वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको रेगुलेट कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट जो भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स है। सो अगेन फिर आपके पास SECP और SBP की भी आप बात करते हैं, तो आपके पास रेगुलेटर का एक रिस्ट्रिक्टेड रोल होता है, ठीक है। उनको कहा ज़रूर जाता है कि आपको प्रमोट करना है, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करना है, आपने जो है लोगों में कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इन सेविंग बिहेवियर प्रमोट करना है। बट द पॉइंट इज़ कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और आपकी जो फिस्कल पॉलिसी बनती है, जो आपका बजट आता है हर साल, वो बेसिकली बिहेवियर को प्रमोट करता है कि नहीं? वो इंडिविजुअल्स में, आप में और मैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इतने टैक्सेस आ गए, राइट, एज एन इंडिविजुअल मुझे इतने टैक्सेस देने पड़ते हैं, या एज अ सैलरीड पर्सन, या इवन कॉर्पोरेट्स को अगर मुझे इतना टैक्स देना पड़े और मुझे गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करी, तो चाहे मुझे कोई कितनी भी अदर देन दैट पॉलिसीज़ बना ले कि हम, या आके बोल दे कि भाई अब तुम इस तरह से सेक्टर स्ट्रक्चर कर लो, इस तरह से कंपनी स्ट्रक्चर कर लो, तो आप क्या कर सकेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी डिजिटल बैंकिंग के ऊपर चल रहा है, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग, so it's मैं क्योंकि I'm a part of it, so I personally think it's a great opportunity, right? It's an amazing opportunity considering कि Pakistan is the world's 5th biggest population with 23 years of median age. उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, फिर सेकंड कॉन्टेक्स्ट आप देखिए, कैश इकोनॉमी है ये, so you want to create a cashless economy. लेकिन क्या आप बिजनेसेस को ये इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो यहाँ पे आएँ, इन्वेस्ट करें? आप क्या उनको टैक्स ब्रेक दे रहे हैं? ठीक है। इसी तरीके से इंडिविजुअल्स के अपने बहुत मसले हैं। मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी अगर इंडिविजुअल की बात करूँ तो मुझे ऐसा
क्या इंसेंटिव मिल रहा है बैंक में कि मैं नया बैंक अकाउंट खोलूँ। मैंने पिछले जितने भी अकाउंट खोले, अगर मेरी कंपनी ने मुझसे रिक्वायर किया है कि भाई पहला अकाउंट मैंने खोला था जहाँ फर्ग्यूसन ने मुझसे कहा था, नेक्स्ट कंपनी में गई, उसने एक और अकाउंट बोला, वो मैंने पिछला अकाउंट बंद कर दिया। तो मुझे तो एक सैलरी के हिसाब से ही मिल रहा है ना, मेरे पास सेविंग्स नहीं हो रही कि मैं देखूं कि मुझे कोई नया डिजिटल बैंक आके मुझे कहीं सेविंग्स पे कुछ बेनिफिट दे रहा है, या मुझे कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसी दे रहा है जो दूसरा बैंक नहीं ऑफर करा। फिर इसी तरीके से बैंक्स में या कॉर्पोरेट्स में भी उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उनको टैक्स ब्रेक नहीं मिल रहा, उनके लिमिटेड बजट्स हैं। अगर आप बाहर के लोगों को कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें, तो बाहर के लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब आपके अपने लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे? दे डोंट सी द इकोनॉमी ग्रोइंग, दे डोंट सी एनी प्रॉस्पेक्ट्स। अगर हम इंडिविजुअल्स नहीं देख रहे तो वो तो बंदा पैसे वाला है, यहाँ से लोग उठा के बाहर चले जाएंगे पैसा। सो ये एक बहुत बड़े मसले है। तो क्रिटिसाइज़ करना रेगुलेटर को माइट नॉट बी जस्टिफाइड। हाँ, दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमारे रेगुलेटर्स इवॉल्व नहीं हुए हैं। मैं SECP और SBP के साथ तो मेरे अच्छे रहे हैं, लेकिन FBR को स्पेशली अगर हम क्रिटिसाइज़ करें, मैं क्योंकि फ़ाइनेंस से ताल्लुक़ है, मेरा टैक्स वालों से भी ताल्लुक़ पड़ता है, और मुझे पता है कि वहाँ पे क्या खांचे होते हैं, मुझे पता है कि उनकी कोई सर्कुलर अगर आ भी जाता है तो उसके पीछे क्या इम्पैक्ट होता है। सो हमारे रेगुलेटर्स को इवॉल्व होना होगा। हमारे रेगुलेटर्स का अगेन रोल, एक टाइम पे शबर जैदी भी आए थे कि मैं चेंज करूँगा, इस तरीके से आप वही बात है, ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं कर सकते आप। एक स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए जो एक बहुत अरसे से बैठ गया स्ट्रक्चर, एक आदत लोगों में बैठ गई है कि अंडर द टेबल पैसे लेंगे, वो चीज़ आप चेंज करने के लिए आपको फ्रॉम द टॉप ये चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती है। फ्रॉम द टॉप आई वुड से कि गवर्नमेंट, इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज़, राइट, उनके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए एज इन द विल टू चेंज। अगर विल ही नहीं है तो फिर कैसे चेंज करेंगे? विल, अच्छा चले विल भी आ गया, हर बंदा बोलता है हमें जी ब्राइबरी ख़त्म करनी है, हमें ये चीज़ ख़त्म करनी है, हमें एजुकेटेड लोग लेके आने। तो विल टू चेंज एंड देन आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आपके जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, अगर आपने कोई पॉलिसीज़ बना ली हैं तो आप वो पॉलिसीज़ कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? इज़ दैट द राइट पर्सन टू डू दैट जॉब? या वो करना भी चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा? ठीक है, सो विल नहीं है बेसिकली एट एनी लेवल। जो रेगुलेटर्स में मसले हैं, मैं सिर्फ एक दो तीन ब्रीफली ओवरऑल रेगुलेटर्स का बता दूंगी कि FBR में तो काफ़ी मसले हैं, वही वाले चीज़ें कि अंडर द टेबल का आपको पता है कि मसला है। दूसरा ये है कि जो एक ओवरऑल जो मैंने देखा है वो ये होता है कि आपके रेगुलेटर्स बाहर से अगर चीज़ कोई लेना भी चाहें, it takes them to actually it takes them time to actually acquire the skill that they need. स्किल वहाँ पे भी थोड़ी कमी आ जाती है। पता नहीं, मैं शायद बहुत ऊपर से बात करी, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपका रेगुलेटर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है पाकिस्तान में, सो दे शुड नो हाउ टू डू इट फर्स्ट, देन एक्सपेक्ट सामने वाला कि भाई आओ और ये करो, फिर देखेंगे हम तुम्हें। सो ये एक आई थिंक है कमी। अच्छा, कुछ रीसेंट ईयर्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक बैंकिंग का एक बूम आया है, सही है, बैंक्स भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को। अब आई गेस शरिया काउंसिल ने भी आपको टारगेट दे दिया है कि आई गेस 2027 तक आप आ जाएँ इस पर, 2030 तक आ जाएँ सारे बैंक्स में। तो उसका क्या फ्यूचर देखती हैं आप पाकिस्तान के अंदर? यार इस्लामिक बैंकिंग का अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो फ्यूचर तो वैसी वर्ल्ड ओवर ही पता है, विद आई थिंक 10 years 10% एवरेज बढ़ा है काफ़ी, और पिछले कुछ सालों में तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो यही है कि एक मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और फिर एक कॉन्सेप्ट है, खैर उसके रीजंस बहुत सारे हैं, बट जो इस्लामिक बैंकिंग में मुझे लगता है प्रॉब्लम आ सकती है। देखो अभी तो अगर बैंकिंग में तुम बात करो, उनको पता है कि उनको होना है, एक आपने टाइमलाइन लेके आनी कि कैसे आप कन्वेंशनल से इस्लामिक जाएं, बट जो मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम है जो कि शायद इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंसेस जो डिज़ाइन कर रहे हैं उनको बेसिकली देखनी पड़ेगी, वो एक क्रेडिट कार्ड की इशू है।
हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम कैशलेस इकोनॉमी में जा रहे हैं, एक ऐसी इकोनॉमी में जहाँ पे लोगों के पास कैश अभी इतना एट हैंड अवेलेबल नहीं होता, सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट वे क्या होता है, उसको कैशलेस पे लाना, उसको क्रेडिट कार्ड ऑफर करना। आज परचेज करो, कल पे कर देना। सो क्रेडिट कार्ड का एक इशू है इस्लामिक फाइनेंसिंग में। उसको कैसे करते हैं, कुछ बैंक्स ने किया भी है। और दूसरा आई थिंक पर्सनल लोन्स का है। ऑल्दो पर्सनल लोन्स मुझे नहीं लगता कि इतना कोई परसेंटेज है हमारी इकोनॉमी में, बट देयर इज़ सर्टन परसेंटेज ऑफ पीपल who need that or who would go for that. तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट अगेन आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आपकी डेडलाइंस आती रही हैं बहुत सी चीज़ों की। इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स एन अपहिल टास्क टू डू convert conventional to Islamic in a short span of time, but I don't want to challenge anyone. Maybe we are ready for it. अच्छा, एक राय ये पाई जाती है हमारे रेगुलेटर्स के बारे में कि वो इतनी हल्की अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को कि दुनिया वो चीज़ कर कर छोड़ चुकी होती है, राइट। इन द सेम वे आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल ट्रेंड्स दुनिया में जैसे चल रहे हैं जिनको हमारे जो रेगुलेटर्स हैं इतनी तेज़ी से अडॉप्ट नहीं कर रहे? जैसे कि फिनटेक के बारे में कहा जाता है, बड़ा वेल इस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट था दुनिया के अंदर, स्टार्टअप्स आए, उन्होंने फिनटेक की रेस को ज्वाइन किया, कंपटीशन हो गया, ऐसे सर्वाइवल रह गए, राइट। और पाकिस्तान अभी वहाँ से स्टार्ट कर रहा है उस रेस को भी। तो उसके बारे में क्या कह रहा है यार? सिर्फ रेगुलेटर का मसला नहीं है, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। वही वाली बात आ जाती है हमारे, क्योंकि हमारी आवाम ना, हम जनरली इतने मसलों में इन्वॉल्व, मतलब घिरे हुए हैं कि हम अपने, वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, पता नहीं कितने सालों से, 70 सालों से उसी पे लगे हुए। सो वी डोंट थिंक बियॉन्ड दैट। जो मैंने बात स्टार्ट की थी ना कि बाहर अगर आप वेस्ट में जाएं तो उनके राइट्स हैं, उनके भी राइट्स है कि जी मुझे एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ मिलेगी और सिक्योरिटी मिलेगी, एंड देन यू कैन, आपको ट्रांसपोर्टेशन इज़ योर राइट। तो ये सारी चीज़ें उनको मिली हुई हैं। देन दे हैव द लिबर्टी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। हमारे, बिकॉज ये सारे चैलेंजेस हैं, हमारी जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रही हैं, तो हमारे रेगुलेटर को भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस करने में बहुत मसला आता है। हमारा रेगुलेटर जो है ना पुलिसिंग में लगा हुआ है, क्योंकि बात सारी वहीं पे आ जाती है, वी आर नॉट प्लान्ड। हम एड हॉक बेसिस पे करते हैं। अच्छा जी, डिजिटल हो रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चीज़ आ रही, चलो चलो सब डिजिटल कर दो, ये भी कर दो, ऐप ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। कुछ हैं भी जो प्लान करते हैं ऑब्वियसली, और वो कामयाब भी होते हैं उस पर। दूसरा ये कि सस्टेनेबिलिटी पे, अच्छा जी, अब हमारे ऊपर, मैं बताऊं कि मेरी एक वन ऑफ एन एक्सपर्ट दैट वी वर्क विद, उससे मेरी बात हुई थी, एंड ही सो आई टोल्ड दिस टू अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। मैंने कहा कि जी 2030 या 2050 के बाद, 2030 के बाद यूरोपियन यूनियन को आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो 50% ऑफ द फर्टिलाइज़र कैन बी सिंथेटिक, उससे ऊपर नहीं हो सकता। तो दैट्स अ ह्यूज टास्क। इसी तरीके से आपके पास टेक्सटाइल के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो गई हैं और आएंगी 2030 के बाद, जो कि जनरली यूरोपियन कंट्रीज़ में और जहाँ पे आपका जाता है। अब अमेरिका में ट्रंप आ गया तो शायद थोड़ी बेहतरी हो जाए वो तो ये सारी चीज़ें हटाने वाला है, बट जनरली ओवरऑल जो आपका वर्ल्ड का एक्सपोर्ट है, आपके जो चंद एक एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें आपका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। सो जब हमारा क्या होता है कि जब सर पे आ जाती है ना, देन वी प्लान। तो उस वक्त गवर्नमेंट को याद आएगा कि जी हमने ये तो किया ही नहीं। अब जैसे स्मोक की एग्जांपल ले लें, आई वाज लिसनिंग टू दिस, ये जो एक नॉट एग्जैक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक हमारे बहुत बड़े कोई सियासतदान है, उनसे किसी ने सवाल किया था, तो उन्होंने माशाल्लाह पिछली गवर्नमेंट पे बोल दिया था कि यार उसने कहा दरख्त लगाए थे, भाई वो 3 साल में दरख्त लगाए होते, तो अगर 3 साल या 2 साल पहले अगर उसने दरख्त लगाए थे तो मतलब उसका इम्पैक्ट तुम देख रहे हो, जो तुमने 40 साल में लगाने थे उसका इम्पैक्ट देखोगे। सो द पॉइंट इज़ कि हम जब मसला आ जाता है तब हम सोचते हैं उसके बारे में, और फिर उसका हल तलाश करने में टाइम लगता है, उसको
तलाश करने लगते हैं, उसमें टाइम लगेगा, एंड देन एड हॉक चीज़ें नहीं होती. सो दैट्स ऑलवेज प्रॉब्लमैटिक. अच्छा, ये जो अडॉप्शन ऑफ डिजिटलाइजेशन है, ठीक है, आने वाली दुनिया के अंदर ये कोई चॉइस नहीं है, सही है, इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल. तो जो पेस है हमारा उस अडॉप्शन का पब्लिक सर्विस में, प्राइवेट सर्विस में, आपको उसके बारे में क्या लगता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है? ऑब्वियसली सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. ये चीज़ जो है ना, कोई इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू सी वे वी आर राइट नाउ, राइट. अगर आप हम बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा. मतलब 50 साल भी शायद आज से कुछ अर्से पहले मैं कहती तो हम, अब तो इंटरनेट के भी मसले आ गए ना, तो हम तो पता नहीं शायद 100 साल पीछे जाने वाले हैं. सो द थिंग इज़ के हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं. हम कम्पीट नहीं कर सकते विद इन द नेक्स्ट 20-30-40 ईयर्स. हमें अगर कोई हमें डिसीजन लेना है अपने आप को, वी रियली वांट टू इन्वेस्ट इन अस, वी रियली वांट टू प्रिपेयर. तो हमें जो है ना आज सोचना होगा कि भाई मेरे पास 10-20 या 30 साल है, इसमें मुझे 60-70 साल को कवर करना है. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट बिकॉज ग्लोबलाइजेशन, द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज. आप सऊदीया को देखें. सो सऊदीया से आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड the way these guys are working, and when you go to them, they are welcoming. वो बहुत ज़्यादा they want to listen to you. they realize कि जी हम जो है दुनिया से एक certain level पे हैं. they've got the money, right? They've got the money and they have this vision 2030. वो उन्होंने अचीव करना है. तो वो उन्होंने अचीव करना है, उसके लिए उन्होंने रोड मैप बनाने शुरू कर दिए. जैसे एग्जांपल दूँ, आई थिंक अभी अगर आप देखें ना तो मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी कम्स फ्रॉम पेट्रोल. उनकी रेन्यूएबल एनर्जी इस वक्त इज़ ओनली 30%, जबकि उनका टारगेट है कि 2030 में दे विल रीच बाय अराउंड 50%. दे हैव टू रीच 50%. रेन्यूएबल एनर्जी हैज़ टू रीच 50% ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन सऊदी अरेबिया. सो they have a vision, they have planned accordingly. They want to, they know कि वो लोगों से पीछे हैं, कंट्री से पीछे हैं, लेकिन वो they want to keep, बल्कि उनकी इतनी पेस है कि शायद वो कुछ अरसे में सबसे आगे निकल जाएंगे. सो विजन होना चाहिए. you can start at any point. there has to be a point where you have to start. ये एक अलग चीज़ है कि हमारे पास पैसा नहीं, उनके पास पैसा है. हम उनसे मांग के फिर उन्हीं को कहते हैं कि ठीक है हम आपसे आगे निकल जाएंगे. तो ये एक अलग मैटर है, मसला है. अच्छा, जैसे कि आपने इंटरनेट का तज़किरा करा, इंटरनेट के साथ दो और मसले हैं जो हमारी इकनॉमी में और सोसाइटी में बढ़ रहे हैं. एक है डाटा गवर्नेंस और दूसरा है साइबर सिक्योरिटी. ठीक है, और अब गवर्नमेंट के एंड से भी वो क्रिटिकल हो गया है क्योंकि फायरवॉल की बातें हो रही हैं, शायद स्पाई हो रहा है डाटा आपका, आपकी इंटरनल कम्युनिकेशंस हो रही हैं, स्पाई हो रही हैं. तो उसके बारे में क्या रहा है कि कैसे अफेक्ट करेगा लॉन्ग रन में हमें? यार इशू तो है फ्रॉम देखो दो चीज़ें हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे और एक कॉर्पोरेट लेवल पे. तो कॉर्पोरेट लेवल पे तो आपके अलग इश्यूज़ हैं. कॉर्पोरेट लेवल पे तो जो जनरल आपके इश्यूज़ होते हैं डेटा गवर्नेंस के. आपका कस्टमर है, अगर मैं बैंक हूँ तो मेरा एक कस्टमर है, आई हैव टू इंश्योर कि अगर उसका मेरे पास डेटा है, उसका पैसा मेरे पास है. रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान में काफ़ी बड़े बड़े साइबर क्राइम्स हो चुके हैं, बैंक से पैसे वाइप ऑफ हो चुके हैं. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ये चीज़ें एक तो अवॉइड करें, और अगर अवॉइड करें और अगर इस केस में हो जाए तो हमें क्या रिएक्टिव अप्रोच क्या होनी चाहिए. सो कॉर्पोरेट लेवल पे ये चीज़ है कि आपका डेटा इज़ द न्यू ऑयल. लेकिन दूसरा आपका आ जाता है फैक्टर इंडिविजुअल लेवल पे. इंडिविजुअल लेवल पे VPN यूज़ करें. और कुछ, और VPN भी मैंने सुना है कि उस पर भी पाबंदी लगी स्टार्ट हो गई. लेकिन आई थिंक देयर विल वी आर पाकिस्तानीज, वी विल फाइंड अ लूप होल. वी विल ऑलवेज फाइंड अ लूप होल. अच्छा, अभी लाहौर में पंजाब सिटीज़ के अंदर स्मोक का बहुत इशू आया. हाँ. जो रिलेट करता है ESG से हमारे. ठीक है, उसके बारे में क्या राय है आपकी? देखो जैसे अभी मैंने कहा ना कि हम रिएक्टिव अप्रोच है बहुत सी चीज़ों में हमारी, हम प्रोएक्टिवली नहीं सोचते. तो जो
जो हमें बेसिकली क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा हम अफेक्ट हो रहे हैं. वी आर वन ऑफ द, नॉट द ओनली बट वन ऑफ द कंट्रीज who've been significantly, who has faced significant impacts in the recent past. तो हमने कोई चीज़ नहीं प्लान की accordingly. Now we are facing consequences. इस पे हम क्या कर सकते हैं? Again, it's not too late. It's never too late. We have to start somewhere. हमें अपना ना थोड़ा मुझे लगता है कि हमें अपना एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा. जो मैं बात आ जाती है ना कि गवर्नमेंट के तो इश्यूज़ हैं, वो आप चेंज नहीं कर सकते. मैं और आप पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते. वी नो फॉर अ फैक्ट. ठीक है. और अगर बैठेंगे भी तो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे. सो द थिंग इज़ कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे कुछ चेंज लाएं. क्योंकि देखो हमारा एक, मैं बहुत ज़्यादा जिससे भी बात करती हूँ ना, कहती हूँ कि हम दूसरे को बुरा भला कहते हैं, हमारे अपने अंदर वडेरा कल्चर है. हर बंदा वडेरा है, राइट. हर बंदे के पास थोड़ा सा पैसा आएगा, यार मेरे पास एक गार्ड होना चाहिए. ये अलग बात है कि अब तो सिक्योरिटी रीजंस हो गए, लेकिन एक हमारा जनरल मसला है. हमें दूसरा बंदा जो है ना रोड पे जाता हुआ, वो अपने से कम ही लगता है. वी डोंट वांट, मतलब अगर हमारी कोई उससे क्लैश हो जाएगा, जनरली भी क्लैशेस में लड़ाई झगड़े तो होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हमारा क्लैश हो और फिर हम उसको अपना दिखाएं. सो एक हमारा जनरल क्लास डिफरेंसेस है सोसाइटी में, और हमारा कल्चर है कि हम क्लास डिफरेंसेस को हाईलाइट करें. एंड वी वांट टू बी wherever we are, we want to show that we are at an upper level. तो ये हमें अपने लेवल पे हर चीज़ करनी पड़ेगी. अगर आप दुनिया थोड़ा सा बाहर जाएं तो आप देखते हैं कि लोग बहुत, अमेरिका में चले जाएं ना तो आप लोग बहुत अच्छा फील करते हैं वॉक करके. आप वॉक कर लें. हमारे यहाँ खैर आप इस पे बोलेंगे कि सिक्योरिटी रीजंस है, मोबाइल चोरी हो जाएगा. लेकिन ये कि इसको अपने लेवल पे थोड़ा सा इस तरीके से करना कि जैसे प्लांटेशन करें. छोटी छोटी कम्युनिटीज़ जैसे सैलरी क्लास के ऊपर ही जो उन्होंने ग्रुप बनाया, ये इनिशिएटिव ले रहे हैं. मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो एजुकेशन पे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं. मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सस्टेनेबिलिटी पे कुछ ना कुछ काम करें, जो जो देहात में ख़वातीन हैं उनको सपोर्ट करते हैं. इसी तरीके से आप ग्रुप बना के हम कर सकते हैं. स्टार्ट करें प्लांटेशन. पाकिस्तान में तो कोई पूछेगा नहीं आपको वैसे ही. और थोड़ा ये कल्चर कम करें कि हम थोड़ी थोड़ी दूर के लिए एक तो घर में गाड़ियाँ ज़रा कम कर दें. ये भी एक मेरा बिलीफ है. पीपल माइट नॉट अग्री विद इट. आपकी जितनी नीड है उतना रखें, जो उसे नीड से ज़्यादा ना रखें. हमारे यहाँ अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो घर में 5 लड़के होंगे ना तो 5 बाइकें होंगी. तो ये चीज़ पे थोड़ा सा आप कंट्रोल करें. इस तरीके से मतलब इट्स स्मॉल स्टेप्स. मैं एक और एग्जांपल दूंगी. आई वाज टॉकिंग टू हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी, चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर एट अमेरिकन पावर. और उनसे मैं किसी पॉडकास्ट पे ही बात करी थी. एंड आई आस्क्ड हर कि यार क्या व्हाट वुड यू सजेस्ट. तो उसने कहा यार इट्स लिटिल इट्स स्मॉल स्टेप्स. स्मॉल स्टेप्स क्या है कि फॉर एग्जांपल आप अपने रूम से निकल रहे हैं तो आप उसकी लाइट्स बंद कर दें. ये इतना छोटा सा एक एक्शन है. अगर आप ये चीज़ से स्टार्ट करेंगे ना और अपने अंदर बिल्ड करेंगे, यू हैव टू बिल्ड दैट, क्या कहना चाहिए, अपने अंदर बिहेवियर बिल्ड करना पड़ता है. ओवर द टाइम बिल्ड होता है. ऐसे फ़ौरन से कुछ नहीं हो रहा था, बट इट्स जस्ट स्मॉल स्टेप्स. अच्छा, ये जो लेवल है स्मोक वगैरह का, ये तो डिज़ास्टर लेवल पे जा चुका है. छोटी छोटी चीज़ें तो प्रोएक्टिव मीजर्स के तौर पे अच्छी लगती हैं. हाँ. अब तो हम डिज़ास्टर लेवल पे खड़े हुए हैं. तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट वो इनिशिएटिव्स अब ले रही है या प्रैक्टिस अब इंट्रोड्यूस करा रही है जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकेंगे आने वाले टाइम में? आप बताएं क्या करी गवर्नमेंट. छुट्टी दे दी सबको. दिस इज़ द मैक्स दैट दे कैन डू. देखिए बात वही आ जाती है कि अगर मैं किसी का सुन रही थी कि इन द लास्ट
20-40 ईयर्स हमारे यहाँ 70% फॉरेस्टेशन ख़त्म हुई है. कैन यू बिल्ड दैट इन अ मंथ? नहीं. तो अब दिस इज़ द मैक्स दैट आवर गवर्नमेंट कैन डू. घर पे बैठो. कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है? मैं आई कैन नॉट सी दैट. आई हैवंट हर्ड. छुट्टियों के अलावा तो किसी चीज़ की अनाउंसमेंट नहीं सुनी मैंने. नहीं सुनी ना, तो बस ये करिए. अब वो अगले साल फिर आज इस दफ़ा 1 महीने की छुट्टी दे दी. कितने दिन की? 10-15 दिन की, 2 हफ्ते की. अगले साल 1 महीने की देंगे, उससे अगले साल 2 महीने की देंगे. ठीक है, तो मैं ख्याल से ऐसे बढ़ रहा है हाँ, तो खुदा ना खास्ता बच्चे पूरा साल ही स्कूल बंद ना करना पड़ेगा. बच्चे खुश हो जाएंगे कि हमारे स्कूल की छुट्टी हो रही है. और मैं ख्याल से लीडर्स खुद बाहर चले जाएंगे अपनी सेहत का हाँ ख्याल देखिए ना, सब गए हुए ना बाहर. यूके गए हुए हैं, कहाँ स्विट्ज़रलैंड गए हुए थे. रखना. तो इट मीन्स कि कुछ हो नहीं रहा है और ये मसला वहीं खड़ा रहेगा. मैं वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं क्रिटिसाइज़ बहुत करती हूँ. मुझे एग्जैक्टली टू बी ऑनेस्ट नहीं पता, लेकिन मैंने जो अब तक सिर्फ सुना है कि देयर इज़, मतलब वो क्रिटिसाइज़ ही किया जा रहा है दूसरे बंदे को या अपने से पहली गवर्नमेंट को. हर बंदा अपने से पिछली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता है ना, तो वही हो रहा है. एक्शंस तो मैंने और आपने नहीं देखे. ठीक. अच्छा, ये इकोनॉमिक और सॉरी, इस पे चीज़ पे मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि स्मोक का मसला अभी नहीं हुआ है. ये हम कितने सालों से सुन रहे हैं. पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था. अब आई गेस मैं कहता इतना वर्ष शायद पहले एक्सपीरियंस नहीं हुआ कभी. वर्स्ट अब हो रहा है, लेकिन मसला था. वही वाली बात है कि जब वर्स्ट होता है ना, तब हम सोचते हैं क्या करें, रिएक्टिव एक्शंस लेते हैं हम. तो रिएक्टिव अप्रोच में तो आप यही कर सकते हैं ना, छुट्टी दे दो, बस घर में बैठ जाओ. अगर आज से 3 साल पहले या आज से 4-10 साल पहले भी हमने इस पर कोई एक्शन लिया होता, तो आज जो हमने 10 साल पहले लगाए होते दरख्त या 5 साल पहले लगाए होते, तो आज शायद आपका वो इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं होता. अच्छा, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि इकनॉमी की हालत सही नहीं है और जिन एरियाज़ में ग्रो हो रही है वो भी काफ़ी फैब्रिकेटेड टाइप है. ठीक है, तो इन हालात के अंदर इन कौन से स्किल्स लोग डेवलप कर सकते हैं, गिवन दैट कि इंटरनेट भी नहीं चल रहा, कि वो सर्वाइव कर सके इन हालात को? आपकी नज़र में कौन से वो स्किल्स हैं? यार ये बहुत मुश्किल सवाल है कि इन हालात में. मैं वैसे जनरली डिजिटल स्किल्स की बात करती हूँ और दूसरे स्किल्स की बात करती हूँ. ये सीखो. देखो, सीखो तो सब कुछ. यू हैव टू कीप पेस विद द वर्ल्ड. तो पाकिस्तान पे फोकस करोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर. तो आप वर्ल्ड ओवर फोकस करो, सीखे ज़रूर. जो थोड़ा बहुत आपके पास इंटरनेट आ रहा हो उसमें आप कर ले प्रैक्टिस बाहर की, बट वर्ल्ड फोकस रखिए अपना. मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं फ़ाइनेंस की हूँ ना. मैंने एक टाइम पे पाइथन सीखी है. मैं पाइथन को क्यों इतना प्रमोट करती हूँ, हमने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी ना, तो द फर्स्ट ट्रेनिंग दैट वी स्टार्टेड ऑफ वाज डेटा साइंस विद पाइथन. और वो मैंने ट्रेनर के साथ बैठ के डिज़ाइन करवाई थी. एंड देन वी केम टू मशीन लर्निंग विद पाइथन. और वो हमने बैंक्स को काफ़ी दिया था. अभी भी हमारी उसकी काफ़ी, डेटा साइंस वाले की काफ़ी रिक्वायरमेंट है. सो द पॉइंट इज़ के कीप पेस विद द वर्ल्ड. रियलाइज़ करो अपने आप को, जस्ट इवैल्यूएट योर सेल्फ वे यू आर, वे डू यू वांट टू बी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. और फिर दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया से आप कट के नहीं रह सकते. इट्स अ ग्लोबल विलेज. द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज. आप दुनिया से कट के नहीं रह सकते. आप नॉर्थ कोरिया में अभी नहीं है, ठीक है. सो द पॉइंट इज़ कि नॉर्थ कोरिया बनने तो नहीं जा रहे. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. लेकिन द पॉइंट इज़ कि आप वही चीज़ है ना कि आप अपने आप को प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड फॉर द वर्स्ट. वर्स्ट सिचुएशन में यू विल हैव टू लीव आउट ऑफ पाकिस्तान. you'll have to go out of पाकिस्तान. उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहे. तो जितने अच्छे आपके स्किल्स होंगे उतनी आपकी डिमांड होगी. जितने लेटेस्ट स्किल्स होंगे उतनी डिमांड होगी. देखो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हम स्लो ही सही, लेकिन जा तो रहे, राइट. जो चीज़ आप आज सीखेंगे वो किसी को नहीं आती होगी. तो जो चीज़ आप आज सीखेंगे जो शायद नीड नहीं है, अगले 2 साल बाद वो किसी को नहीं आती होगी, तुम्हें आती होगी. एंड देन यू विल बी एबल टू गेट दैट जॉब और अडॉप्ट टू द न्यू रिक्वायरमेंट, राइट. सो learning new skills and the skills that are latest and that cover the latest requirements, address the latest needs are the best, no matter where you are. उसके अलावा ये है कि ये आपको स्किल्स हर जगह हेल्प करेंगे. इवन इफ़ यू आर इन
पाकिस्तान, यू गो आउटसाइड पाकिस्तान, हर जगह इनकी नीड्स है। अच्छा, ऐसा फीमेल बिजनेस लीडर आपको लगता है क्या क्या बैरियर्स हैं जो एक फीमेल बिजनेस लीडर को फेस करना पड़ता है पाकिस्तान में? जनरली पाकिस्तान में या वर्ल्ड ओवर ख़वातीन को बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इट्स नॉट इट पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा होगा, बट इट्स नॉट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान। बिज़नेस तो एक सेपरेट चीज़ आती है, लीडर्स को जनरली ख़वातीन को लीडरशिप रोल में जाने में बहुत टाइम लगता है। उसका रीज़न ये है कि उसके बहुत सारे रीज़न है। एक रीज़न ये नेटवर्किंग, मर्दों के लिए नेटवर्किंग बहुत आसान होती है। आप ऑफिस में भी स्मोक ब्रेक पे चले जाते हैं, ख़वातीन जनरली स्मोक नहीं करती, तो यू डोंट गेट टू इंटरेक्ट विद मैन, और सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है स्मोक ब्रेक्स पे। सो ये बैरियर है बहुत बड़ा। फिर दूसरा बैरियर ये है कि हमारा कल्चर इस तरह का है कि हमारे यहाँ ख़वातीन ज़्यादा इंटीग्रेट करें, मर्दों के साथ बातचीत करें, तो वो थोड़ा सा ऑड देखा जाता है। और जनरली भी बाहर भी आई थिंक इतना है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। लड़कियाँ ख़ुद भी रिलक्टेंट होती हैं, ख़वातीन, कि यार थोड़ा डिस्टेंस रखें, और अगर नहीं भी होती तो सामने से मर्द हजरात भी थोड़ा डिस्टेंस रख लेते हैं, यू नो। सो ये है। और ये जो कहते हैं ना कि क्या नाम है, गैस लाइटिंग और मेंस प्लेनिंग, ये रियली एग्जिस्ट करता है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ। आई बिकेम CFO एट अ वेरी यंग एज। मैं 26 ईयर्स की एज में, आफ्टर 2 years of my qualification, I became the CFO. छोटी कंपनी थी, बट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जब आप मर्दों में बैठते हैं ना, तो वो डिसीजन मेकिंग में आपको बिल्कुल इरेलीवेंट समझते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको किसी वजह से प्रमोट किया गया। वो डिसीजन मेकिंग में ख़वातीन को समझते हैं ये नहीं जवाब दे सकती, ये नहीं बता सकती। एक परसेप्शन होता है बिल्ट मर्दों में कि औरत जो है ना, ये बात करिए, ये ज्वेलरी और मेकअप से आगे नहीं कर सकती। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। बाहर भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो डिस्करेज किया जाता है ख़वातीन को। और उसका दूसरा आस्पेक्ट क्या होता है कि मर्दों में हमारे यहाँ जनरली ईगो बहुत होती है। तो अगर कोई लड़की, स्पेशली अगर वो छोटी एज की हो, और वो जाके कोई बात पे तनकीद कर दे, क्रिटिसाइज़ करे या सवाल करे, तो वो बुरी लग जाती है कि यार हु आर यू टू आस्क मी, ठीक है। सो ये एक कल्चर है। ये हमारे यहाँ जनरली ख़वातीन इस वजह से ज़्यादा लीडरशिप रोल्स में नज़र नहीं आती है। और बिज़नेस में इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, क्योंकि बिज़नेस में तो ये है कि आपने इंटरेक्ट करना है, आपने तो काम करना है मर्दों के साथ। द फैक्ट दैट आई एम एबल टू डू एवरीथिंग मे बी इज़ बिकॉज मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड है, CA, स्टार्टिंग फ्रॉम CA इज़ अ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन। Starting from PwC, when I was working in PwC, majority of my colleagues were men, ठीक है। तो वहाँ से लेके अब तक फाइनेंस में मेरे साथ मर्द ही रहे, कभी एक आध कोई लड़की आ गई, इवन इन 9-10 लोगों की टीम्स में भी। तो इसलिए शायद मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया है हैंडल करना। आई नो हाउ टू डील विद मैन। सो ये विद एक्सपीरियंस हो जाता है। बट आई मीन इट्स अ फैक्ट कि for women it is generally harder to interact and excel in this men's world. अच्छा, आपको लगता है कि मेंटरशिप से या लीडरशिप ट्रेनिंग से जेंडर डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जा सकता है? यार बिल्कुल किया जा सकता है। लीडरशिप ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंटरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि हमारे यहाँ उस लेवल पे नहीं हो रही। मैंने एक US बेस्ड प्रोग्राम लिया था, और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है। यहाँ पे मैं आई हैव रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो औरतों के लिए है। अच्छा होता है, वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, बट जो आपको बाहर लेवल पे, एंड जो मैंने US लेवल पे लिया था, वो इट वाज नॉट स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। आई वाज द ओनली पाकिस्तानी इन दैट प्रोग्राम। तो वो उससे मुझे एक्चुअली
बहुत सीखने को मिला और मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। वहाँ बाहर ये जनरली अगेन अ डिफरेंस, जो कल्चर की बात करते हैं ना, हमारे यहाँ तो डिग्री ले ली, नौकरी कर ली, टाइम स्पेंड किया, बस ये काम करके आगे, दैट्स इट। वहाँ पे हमसे ज़्यादा नौकरी पैसे को हलाल करने का कॉन्सेप्ट है। वो 1 घंटे आपके साथ बात कर रहा है ना, तो वो 1 घंटे पूरा आपको टाइम देगा, अपने पैसे हलाल करेगा। 1 घंटे के बाद वो तुम्हें पूछेगा भी नहीं, राइट? बट वो 1 घंटा अगर तुमने पे किया है ना, तो वो 1 घंटा तुम्हें पूरा देगा, एंड ही विल बी लाइक योर फ्रेंड एंड एवरीथिंग। ठीक। अच्छा, आपको लगता है कि ये सारे हालात जो हमने डिस्कस करे हैं, इकोनॉमिकल हालात सही नहीं चल रहे हैं, या अब इंटरनेट की बंदिश की वजह से भी कोई मामला सही नहीं चल रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए अभी भी कोई उम्मीद बाकी है कि वो कोई इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर टैप कर सकते हैं, कोई ऐसे स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं जिसके अंदर वो परसू करके इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के अंदर बिजनेस को परसू कर सकें? Yeah, there is always a chance, there's always a hope. मतलब one should never lose hope. मैं जो है, आई एम नॉट डिस्कसिंग माई लाइफ हियर, बट आप किसी भी बंदे से जो किसी भी स्टेज पे होगा ना, अच्छी मतलब एक स्टेज पे पहुंच गया होगा, एंड ही इज़ फुलफिल्ड हिज ड्रीम्स, आप उससे पूछेंगे ना, तो उसकी लाइफ में बहुत मसले होंगे, बहुत स्ट्रगल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। बट अगर आप उसको बेस बना के आप सिर्फ ये सोचें यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, दैन यू नो दैट एटीट्यूड विल लीड यू नो वेयर। तो आपका सबसे बेस्ट टूल क्या है इस वक्त? आप स्किल सीखें, आप जॉब करें। यंग जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जॉब करें, और आप छोटी उम्र से जॉब करें। आप ये नहीं देखें कि मुझे कितने पैसे दे रहा है, आप ये देखें कि वो कितना मुझे सिखा रहा है। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मैंने PwC में अश्योरेंस एंड बिजनेस एडवाइजरी में काम किया था। बेसिकली इट्स ऑडिट में ज़्यादातर मेरा काम था, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम अ स्मॉलर कंपनी। ऑल्दो उस वक्त मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज में जाने का बहुत शौक था, क्योंकि मैंने PwC में सिर्फ FMCGs वगैरह में काम किया था। सो एंड आई वांटेड टू एक्चुअली, आई हैड दिस पैशन टू वर्क फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और वो मुझे नहीं मिल रहा था फर्ग्यूसन्स में कि आप चेंज कर सकें अपना सेक्शन। सो एनीवेज, सो जो मैंने स्टार्ट किया, तो इट वाज अ स्मॉल कंपनी, इट ऑफर्ड मी अ गुड पैकेज, इट ऑफर्ड मी अ गुड पोजीशन। वहाँ पे रह के मैंने जितना सीखा है ना, मुझे बीच में मैंने जॉब के इंटरव्यूज़ भी दिए थे। एक आध जगह उससे बड़ी इंस्टीट्यूशन में मुझे ऑफ़र भी हुई थी, बट देयर वर सर्टेन रीजंस, मैंने कहा कि नहीं, दिस इज़ बेस्ट। उस छोटी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, बिकॉज दे हैड दिस कॉर्पोरेट फाइनेंस, उनके ऊपर काम किया मैंने वहाँ पे HR में कुछ अरसे काम किया, मतलब HR देखा, नॉट एग्जैक्टली काम किया। आई वाज द फाइनेंस हेड, मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया था एज हेड ऑफ़ फाइनेंस। फिर आई मूव्ड इनटू हेड ऑफ़ फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, तो मैं उनके ऑपरेशंस भी देख रही थी, फिर कंप्लायंस भी देख रही थी, फिर मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की एक्टिविटीज़ देख रही थी, डील्स देख रही थी। आई वॉज promoted as CFO आफ्टर आई गॉट दैट कंपनी लिस्टेड। तो मैंने SECP के साथ इंटरेक्ट किया था, एंड वहाँ पे मेरे जो बॉसेस नहीं, सॉरी, मेरे रिपोर्टिंग में जो लड़के होते थे, वो मुझसे, उनका और मेरा ह्यूज एज डिफरेंस होता था, तो वो आई न्यू वो मुझे कुछ मज़े से बोलते भी थे पीछे, मजाक करते थे कि ये आ जाती है, वट एवर। बट आई एक्चुअली लर्नड अ लॉट इन दैट स्मॉल कंपनी। उसके बाद से मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता मेरी ट्रेजेक्ट्री ना ऊपर जाती गई है कि इधर से फिर एसेट मैनेजमेंट, फिर बैंकिंग, फिर ऑन एंड दैट। सो आई हैव ऑलवेज क्रेव्ड positions where I can do more, learn more. And alhamdulillah, in all the positions that I've held, in all the work that I've done, maybe I may have earned less than my competition, my other colleagues, but I have learned a lot. And ये जो आपका, the reason कि मेरे अंदर थोड़ा business mindedness है, the reason that I think like an entrepreneur is because I've seen all of the functions, I've worked in them,
इन दोज फंक्शंस. तो अच्छा, पाकिस्तान की अभी रीसेंट जो इकनॉमी चल रही है वो तो अपनी जगह हमने डिस्कस करी है. पाकिस्तान गवर्नमेंट की रीसेंट पॉलिसीज़ आपको लगता है कि स्टार्टअप फ्रेंडली हैं? अभी तो देखो पाकिस्तान में बोलने को तो हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बट स्टार्टअप फ्रेंडली नहीं है. आप क्या इंसेंटिव कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट. सबसे पहली चीज़ ये है कि बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आप बनाए बिजनेस फ्रेंडली, विच इज़ नॉट राइट नाउ. इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, विच इज़ नॉट राइट नाउ. कुछ आप इंसेंटिव्स आगे पीछे दे देते हैं स्टार्टअप्स को कि आप पाशा से रजिस्टर हो जाए, या आप को कुछ टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं. वो अपनी जगह, बट ऑन द होल आई डोंट सी पाकिस्तानी इकॉनमी एज बिजनेस फ्रेंडली. क्योंकि देखो, अगर मुझे भी अगर टैक्स कहीं से टैक्स अलाउंस मिल जाता है, टैक्स इंसेंटिव मिल जाता है, सॉरी, तो मेरे पास 4 लोग काम कर रहे हैं एज अ स्टार्टअप. अगर मैं एक सर्टन लेवल की सैलरीज ऑफ़र कर सकती हूँ. उस सैलरी पे मैं उनका इतना टैक्स डिडक्ट कर लूँगी तो लोग विड नॉट वांट टू वर्क विद मी. और सो इस सैलरी पे ही बेसिक आ जाता है ना. अगर मेरे पास एम्प्लॉय एक फॉर एग्जांपल एक सर्टन अमाउंट पे ₹1,00,000 पे कोई काम कर रहा है, तो वो सोचेगा यार ये स्टार्टअप के साथ काम करने का तो मुझे बेनिफिट नहीं है. क्योंकि स्टार्टअप इज़ टेकिंग देयर ड्यू टाइम टू जनरेट बिजनेस. पाकिस्तान में तो वैसे भी नहीं हो रहा, तो जो स्टार्टअप यहाँ पे वो बाहर से बिजनेस जनरेट कर रहा है. तो मैं व्हाई नॉट आई गो टू ईदर एस्टैब्लिश्ड कंपनी जो कि मुझे चलो 2-3 साल तक तो मुझे जॉब पे रखेगी अनलेस के कोई मसले हो जाए, या फिर मैं बाहर चले जाऊँ. तो मेरी इकनॉमी मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं करती कि मैं उस टैलेंट को रिटेन करूँ अपने पास. तो ये हो गया. और दूसरा ये कि अगर कोई और भी मेरे साथ काम करे तो मैं उसको भी अपनी इकॉनमी में रहते हुए एक सर्टन पैसा ही ऑफ़र कर सकती हूँ ना. जो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो बोलेगा मैं इसके पास क्यों काम करूँ, मैं बाहर काम कर लूँगा, बाहर मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे. एंड बिलीव मी, दिस इज़ नॉट प्रॉब्लम दैट द स्टार्टअप्स आर फेसिंग. दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट बिग बिजनेसेस आर फेसिंग. क्योंकि लोगों को बाहर फ्रीलांसर्स को इतना पैसा मिल जाता है, तो वो पाकिस्तान में क्यों काम करेंगे. आवरली रेट्स मिलते हैं ना उनको. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक और चीज़ है जो लेट ही अडॉप्ट हो रही है, बट लोगों को पता है कि एआई ऑटोमेशन दुनिया को हिट कर रही है, राइट. और दुनिया के अंदर डिस्कशन काफ़ी अरसे से हो रही है कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जितना बढ़ रहे हैं, ऑटोमेशन की तरफ जितना बढ़ रहे हैं, उससे अनएम्प्लॉयमेंट की एक ना ख़त्म होने वाली वेव आएगी. आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये वेव एक्सपेक्टेड है शॉर्ट रन या लॉन्ग रन में? पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म में जो वेव है वो बिज़नेस बंद होने की सूरत में अनएम्प्लॉयमेंट से. इसीलिए जो मैं बात कह रही हूँ ना कि स्किल सीखें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन द सेंस हो कि इतने स्किल्ड हो कि आई कैन, इफ़ वन बिजनेस शट्स डाउन, आई कैन गेट अ जॉब समवेयर एल्स, और आई कैन डू फ्रीलांसिंग और डू समथिंग ऑन माई ओन, या मैं अपना छोटा मोटा बिजनेस ही स्टार्ट कर दूँ. तो आप में वो स्किल्स होने चाहिए. बाकी एआई ऑटोमेशन पाकिस्तान में इतनी जल्दी तो आई डोंट थिंक, तो उससे होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान को इतनी जल्दी हिट नहीं करेगी. आई डोंट थिंक पाकिस्तान, मतलब देखिए दुनिया भर में हम एआई को जनरली बोलते हैं कि भाई ये जी जॉब मार्केट हिट करेगी. आप इसको पॉजिटिवली देखिए. पॉजिटिवली ये कि यू विल बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ योर जॉब्स बेटर, एंड बेटर इन द सेंस कि जो काम आप करते हैं फिर उसको रिव्यू चेक करते हैं, वो काम एआई आपके लिए करेगा. एंड देन इफ़ यू वुड वांट यू कैन रीडू check it to get it to have it done your way. और दूसरी चीज़ ये कि एफिशिएंटली आपका सारा काम करता है ना, आपका काम ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाएगा. आज मैं अगर फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी पे बोलूँ, अगर आज मैं एक ईमेल लिख रही हूँ, वो चैट जीपीटी को यूज़ करके मैं वो एक ही ईमेल को 50 दफ़ा चैट जीपीटी से रिफ्रेज करवा सकती हूँ और डिफरेंट तरीके से उसको लिखवा सकती हूँ to reach more clients, reach better clients. So it's how you make use of it. पाकिस्तान में मुझे ऑनेस्टली इतना नहीं लग रहा कि इतना कोई जल्दी कोई इम्पैक्ट आएगा. पाकिस्तान में जो मैं वही वाली बात है जो मैं फील कर रही हूँ वो ये है कि आपके
because of businesses shutting down, businesses suffering losses, आपका employment के problems हैं, unemployment बढ़ेगी, और unemployment को cater करने के लिए यही है कि आप skills सीखें, आपने आपको ऐसे skills हों कि जो आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकें. जैसे हमने एफिशिएंसी की बात करी, तो मेरे ख्याल से एफिशिएंसी गवर्नमेंट से ज़्यादा तो किसी को ज़रूरत नहीं है, राइट? तो क्या हमारी गवर्नमेंट एआई को यूज़ करके, ऑटोमेशन को यूज़ करके आपको लगता है कि एफिशिएंसी अचीव कर सकती है बहुत सारे एरियाज़ वो में? पिछले साल उन्होंने की तो थी, एक कोई उनका वो आया था, याद है, वो क्लिक करना था कुछ, कोई मीम भी बना था उस पे. अच्छा, किस चीज़ का था? आई डोंट नो, समथिंग डिजिटल के ऊपर कुछ उन्होंने किया था, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, यूथ प्रोग्राम था, क्या था. ठीक. खैर, ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि देखो, एफिशिएंसी उस वक्त आती है जब आप एफिशिएंसी लाना चाह रहे हो और आप खुद एफिशिएंट हो. सो सवाल वहीं पे ख़त्म हो गया. तो हाँ, यू बिलीव कि वो लाना नहीं चाह रहे. मतलब ऐसे मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई माइट बी रॉन्ग, बट दिस इज़ व्हाट आई फील. ठीक है. एक और चीज़ है, सॉरी, एफिशिएंसी, पता है क्या, एक और चीज़ है, बहुत से लोग क्यों नहीं लाना चाहते. अगर एफिशिएंसी हो जाए तो हमारी अभी पार्लियामेंट में जितने बंदे बैठे हुए हैं, असेंबली में जितने बंदे बैठे हुए हैं, वो कम हो जाए ना. सो वो क्यों लाएंगे. एफिशिएंसी का सबसे बड़ा, एआई का सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो कह रहा है यार मेरी सीट ना जाए. तो आप, जो बंदा नहीं चाहता कि मेरी सीट ना जाए, या मैं जो काम कर रहा हूँ वो करता रहूँ, या नहीं भी कर रहा हूँ तो मुझे कोई सवाल ना करे, तो वो तो इसको कभी सपोर्ट नहीं करेगा. ठीक है. अच्छा, इन सारे मामला को जिनको हमने डिस्कस किया, सारे मसले हैं, बैरियर्स हैं, स्ट्रगल चल रही है, बट उम्मीद भी है उसमें कहीं ना कहीं. ठीक है. तो आप कैसे इन्विजन करती हैं पाकिस्तान का आने वाला इकोनॉमिक लैंडस्केप को, और उसके अंदर एजुकेटर्स का, रेगुलेटर्स का, और स्टार्टअप्स, बिजनेस जो स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने की पाकिस्तान में, उनका क्या रोल होगा? पॉजिटिव साइड पे बात करूँगी. एज गवर्नमेंट, अगर आज हम रियलाइज़ कर लें कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल एरिया इज़ एजुकेशन. हमने बच्चे की बेसिस ही सही नहीं क्रिएट करे. अपनी गवर्नमेंट अगर अपने स्कूल्स को ही बेहतर कर ले, टू मेक एजुकेशन if not free but at least for accessible to everyone. एक तो ये कर ले गवर्नमेंट. अगर हम एज एन इंडिविजुअल की देखो, हमें काम करना चाहिए, बट इंडिविजुअल की लिमिटेशन ज़रूर होती है, ये चीज़ से मैं बिल्कुल अग्री करूँगी. बट एज एन इंडिविजुअल अगर आज हम अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहें, जो वडेरा शाही वाला एटीट्यूड ख़त्म करें, हम वडेरा शाही वाला एटीट्यूड ये भी हो जाता है ना कि हम किसी से हेल्प लेते हुए भी हम सोचेंगे, हम किसी की हेल्प करते हुए भी हम सोचेंगे कि इससे मुझे क्या फ़ायदा है. ठीक है, हेल्प लेते हुए भी सोचेंगे कि यार मेरी ईगो हर्ट हो रही है. तो अगर हम एज ए नेशन ये रियलाइज़ करें कि हमारी एटीट्यूड की, हमारी बिहेवियर की ये प्रॉब्लम्स हैं, नाउ वी वांट टू मूव अहेड ऑफ इट, राइट. हम एक दूसरे की हेल्प करके एज अ कम्युनिटी ही ग्रो कर सकते हैं. वो कहते हैं ना, बचपन में हम पढ़ते थे, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, विच इज़ अ फैक्ट. एज अ कम्युनिटी हम अपने आप को सपोर्ट करें और फिर हम आगे बढ़े उससे. मैं से निकले. ये हमारी मैं बहुत है हमारे अंदर, भले हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आते हैं, हम कहाँ हैं, लेकिन हमारे अंदर मैं बहुत है. तो हम अपनी मैं से निकले और एक दूसरे को सपोर्ट करें, बिजनेसेस को सपोर्ट करें. जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है कि कोई स्टार्टअप अगर कोई बोलना शुरू हो बच्चा कि भाई मैंने अपना बिज़नेस खोला है, तो एलीट क्लास में तो ये होता है कि उसको खोल के दे देते हैं लेकिन हमारी मिडिल क्लास में तो बोलते हैं यार तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, सीधी सीधी जॉब आ रही है, करो, सैलरी है, मतलब जॉब है, तुम्हारी सैलरी आ रही है, कमाओ, आराम से बैठो. सो ये माइंडसेट निकालें. इलॉन मस्क का मैं कहीं सुन रही थी इंटरव्यूज़ ने कहा था कि वी शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग स्टार्टअप बिजनेसेस. यानी कि फैमिली में अगर किसी बच्चे ने स्टार्टअप खोल रहा है, तो जैसे शादियों में नहीं हमारे यहाँ देते हैं जहेज़, ये यार मेरी तरफ से वॉशिंग मशीन, मेरी तरफ से ये, तो आप उसको हेल्प करो कि मेरी तरफ से इतना कैपिटल रख लो, मेरी तरफ से इतना, मैं तुम्हें ये करके दे दूँगा, मैं तुम्हें वो करके दे दूँगा. ये चीज़ें अगर हम अपने अंदर एज ए कम्युनिटी ले आए तो हमारा बहुत बेहतर हो सकता है. और इसलिए होप है
कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है। और वो जो इस्लाम में भी है ना कि आपके पास आपके सर पे वही क्या कहना चाहिए, व्हाट डू यू कॉल लीडर्स, या गवर्नमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, हुक्मरान, सॉरी। तो हुक्मरान आते हैं जैसा कि अमाल होता है, जैसे कि आपके अमाल होते हैं। सो हमारे अमाल ऐसे, सही। सो एंड वी डिजर्व दीज पीपल, राइट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह से मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। Thank you very much, Adil. Thank you very much for inviting me. It was wonderful Pleasure talking is to all you. mine. Thank you. you.